हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विविध राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा था। आज हम उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। तो आइए उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उद्देशिका के बारे में हम थोड़ा सा परिचय जानते हैं। उद्देशिका के बारे में हमेशा से विवाद रहता है कि क्या ये संविधान का पार्ट है कि नहीं है। ये विवाद बहुत शुरू से रहा है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। बहुत से लोग कहते हैं ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब 1948 में उद्देशिका बनकर तैयार हुआ और संविधान में लागू हो गया, तो ये किसी को पता नहीं रहेगा कि संविधान का उद्देशिका भाग है या नहीं है। लेकिन एक जो केस हुआ, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में, ये 7 बेंच इसमें बैठे थे, जज थे। इन्होंने इस उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसे भारत के उससे मना इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान जो है, संविधान में उद्देशिका भाग नहीं है। लेकिन फिर जो एक और मामला हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973, जो 13 बेंच बैठी थी, उसने संविधान में कहा कि उद्देशिका जो संविधान का एक अहम हिस्सा है। फिर एक SR मुंबई 1994 में केस हुआ, जो 9 बेंच बैठे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो संविधान का भाग नहीं, अहम हिस्सा है। फिर एक और केस जो होता है LIC ऑफ इंडिया, जिसे 1995 में ये होता है केस। इस केस में भी कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। तो कुल मिला जुलाकर आपको ये पहले मैं बता दूं, उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। हम उद्देशिका को सबसे पहले संविधान में कब लाया गया और कब इसे लागू किया गया। तो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसे लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। तो ये रहा उद्देशिका का थोड़ा सा परिचय। और ये उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो उद्देशिका में सबसे पहले लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। तो ये हमारे उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। आइए उद्देशिका के एक एक शब्द को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब थोड़ा समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि भारत के अंदर जो भी कानून बनेगा वो भारत के अंदर लागू होगा और किसी दूसरे देश का कानून भारत के अंदर लागू नहीं होगा। भारत जो है अपना खुद का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। समाजवादी, भारत जो है एक समाजवादी देश है। समाजवादी का मतलब ये होता है कि भारत में हर लोगों की आवाज़ जो होती है वो सरकार के पास पहुंचती है और सरकार उस बात को समझती है कि लोगों की आवाज़ में क्या है और क्या सरकार उन लोगों के लिए कर सकती है। जैसे कि एक और थोड़ा समझते हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप, जैसे कुछ कंट्री हैं जैसे सऊदी अरबिया, रशिया, चाइना, वहाँ पे समाजवादी नहीं है, वहाँ पे तानाशाही है। जो समाजवादी देश हम उसको नहीं कर सकते हैं। फिर ये पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमारे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 से 28 में। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारा जो देश है वो गणतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक देश है, न कि डिक्टेटरशिप जहाँ पे सिर्फ एक राजा होता है। जैसे ब्रिटेन में राजा है लेकिन वो वहाँ पे लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ये एक सबसे शानदार एग्जांपल है हमारा सऊदी अरबिया। वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं होती है, सीधे वहाँ पे राजा का चयन होता है। लेकिन हमारे यहाँ राजा का चयन नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये हुआ बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा, अगर उसके पास कोई पैसे नहीं हैं केस लड़ने के लिए, तो उसको सामाजिक न्याय से बांधा जाएगा, उसके लिए सरकारी वकील किया जाएगा। आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ
कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके समानता के हिसाब से उसे नौकरी में अवसर का समानता दिया जाएगा। जैसे आर्टिकल 60 में लिखा ही गया है अवसर की समानता, आर्टिकल 16। राजनीतिक न्याय, ये बड़ा प्रसंग, ये तालमेल नहीं खाता है। राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी लोकसभा, राज्यसभा और संसद में हो प्रत्येक छोटे लोगों की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, जैसा आप जानते ही हैं सबकी विचार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बताया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कहीं घूमने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, कहीं जाके बसने की स्वतंत्रता और शांतिप्रिय हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ये हमारे में संविधान में बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, जैसे विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक है कि वो शांतिप्रिय कहीं हड़ताल कर सके। जैसे कि 2012 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के लाल किले मैदान में किया था और वहीं से एक नई पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का। ये एक शांतिप्रिय भूख हड़ताल था। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर संविधान के द्वारा प्राप्त किया जाएगा और दिया जाएगा करने के लिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा बनाते हुए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। और राष्ट्र की एकता अखंडता का मतलब ये हुआ कि हम राष्ट्र को अगर कोई भी काम करेंगे तो राष्ट्र को सबसे सर्वोपरि रखेंगे, न कि उसको पीछे रखेंगे। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा बढ़ाते हुए दृढ़ संकल्प होकर। और ये संविधान सभा में आज, तो संविधान सभा में जो दिनांक जिस दिन ये निर्णय लिया गया है वो बताया गया है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंग्रित अधिनियमित आत्मसात किया जाता है। तो ये रहा संविधान उद्देशिका का कुछ छोटा सा परिचय। फिर आगे आइए देखते हैं। संविधान में प्रस्तावना नहीं उद्देशिका लिखा हुआ है। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है, आपको याद रहना चाहिए कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रस्तावना, लेकिन संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, उद्देशिका का उल्लेख है। अगला हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक है संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार परिवर्तन हुआ है, जो 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 विचार समाहित किए गए, जो विचार हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। जब संविधान सभा बैठी थी तो ये 3 जो विचार हैं वो उस समय नहीं था, ये 1976 के 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। 1976 में आपको पता ही है कि इमरजेंसी चल रहा था। 1975 के जून से शुरू हुआ इमरजेंसी और 1977 के फरवरी तक इमरजेंसी चला, उसी में ये संविधान संशोधन किया गया था। और उद्देशिका न्यायालय द्वारा लागू करना परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और फिर अगला है हम लोग का, जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध है वहाँ उद्देशिका के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में अगर कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं तो उसको उद्देशिका से ही समझ के, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हिसाब से जो भी निर्णय करना होगा वो करेगा। तो आइए अगला फिर टॉपिक देखते हैं हम लोग। पंडित नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। सर्वोच्च न्यायालय किसी भाग को आत्मा नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य के आधार पर ही अपना काम करेगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मामले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट किसी के अनसुनी कहानी पे अपना निर्णय नहीं लेगा। वो साक्ष्य सामने अगर आप दिखाएंगे उसके हिसाब से वो अपना निर्णय सुनाएगा। 1973 केशवानंद भारती केरल के मामले में उद्देशिका संविधान का अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि अभी तक 1973 के पहले तक ये माना जाता था कि संविधान उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती का एक मामला आया। केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती एक केरल के मठाधीश थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं और वो ज़मीन को लेकर केरल सरकार जो थी एक अपने विधानसभा में एक बिल पारित कर दी और उस बिल से उनकी ज़मीनों को खतरा आ गया। तो वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने एक केस दर्ज की और केस दर्ज किया कि ये जो कानून है ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। 9वीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कानून को आप 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रिव्यू नहीं कर पाएगी, मतलब वो सर्वासर्वी कानून जो है सर्वासर्वी हो जाएगा। तो उसी के विषय में केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पे उन्होंने केस लड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी में टिप्पणी किया कि जो उद्देशिका है हमारा वो संविधान का अहम भाग है और उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये रहा 1973 का केशवानंद भारती का मामला। आइए आगे बढ़ते हैं।
कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि उद्देशिका दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ठीक है। और एक और हैं पॉलिटिकल जो थिंकर हैं अर्नेस्ट बर्कर, जो उनकी किताब लिखी गई थी 1951 में। उनका कहना है कि अगर आप राजनीतिक मूल्यों को खोज कर रहे हैं तो देश के नागरिकों की बात करते हैं तो आप भारत जाइए और उद्देशिका को पढ़ लीजिए। कितना शानदार बात अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है कि अगर आपको कुछ राजनीतिक चीज़ें, आपको कोई भी अगर कुछ भी ढूंढना है तो आप भारत की उद्देशिका को एक बार पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें एकदम शानदार एक समझ में आ जाएंगी कि वो क्या है उद्देशिका का मतलब, उद्देशिका क्या लिखा हुआ है, उद्देशिका के क्या प्रेरणा स्रोत हैं और आगे वो क्या बताएगा। और ठाकुर दास भार्गव जो अगले पॉलिटिकल थिंकर हैं वो क्या कहते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि उद्देशिका संविधान की सम्मानित भाग है। और एहन पालकीवाला, ये आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही महान वकील थे। एहन पालकीवाला, इनको कहा जाता है कि ये आज तक के इतिहास में कोई भी केस हारे ही नहीं थे और ये इंदिरा गांधी को एक एक केस लड़ के परेशान करते थे। और ये महान वकील थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही। और ये जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनको अमेरिका में अम्बेसडर बना के भेजा गया था। और ये 77 से 78 तक अमेरिका के अम्बेसडर थे। तो राजदूत, अम्बेसडर का मतलब राजदूत होता है, राजदूत थे। फिर ये भारत आए। तो इन्होंने कहा क्या है, परिचय उद्देशिका संविधान की आइडेंटिटी कार्ड है, ये एहन पालकीवाला ने कहा है। आइए आगे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका की किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा तथा इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की है। कहा है कि अगर उद्देशिका में अगर कोई भी बदलाव होता है तो एक हमारा जो संविधान का ढांचा होता है वो सही अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, वो एकदम एक समान नहीं रह पाएगा। अगर उसमें बदलाव होगा तो संविधान जो भी लिखा गया है वो उसकी अखंडता और उसकी सर्वोच्चता वो भंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उद्देशिका में परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि उद्देशिका हमें मूल ढांचा बताती है, जैसे मैंने पहले आपको ही ये बताया। इंटरनेट से कुछ मैंने लिखा है उद्देशिका के बारे में, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका के बारे में जैसे मैंने आपको जितना अभी तक परिचय दिया है, ये उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारी उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है और अभी तक के विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका की कुछ प्रकृति है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। ये कुछ 1960 के पहले तक की जो कहानियाँ थी उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती है। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद की वरीयता मिलेगी। ये जैसे उद्देशिका के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि संविधान, उद्देशिका जो है संविधान को कोई शक्ति नहीं देती है लेकिन उसका महत्व कम भी नहीं है। लेकिन अगर उद्देशिका और संविधान अनुच्छेद पर विवाद होगा तो अनुच्छेद को ही सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता, नहीं इसे लागू कर सकते हैं। ऐसे इसमें ये बताया गया है कि न्यायालय में उद्देशिका के आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि उद्देशिका में ये लिखा गया है तो हमें इस प्रकार का न्याय चाहिए। ये कोई मूल अधिकार नहीं है। ये भारत की उद्देशिका का मतलब ये हुआ कि वो आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे जो अखंडता है, सर्वोच्चता है, वो कैसे है, वो उद्देशिका में बताया गया, न कि कोई मूल अधिकार है। तो इसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब यही हुआ। उद्देशिका का क्या उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका ये हमें बताती है। उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। उद्देशिका का मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग जो समाजवादी मन का जो भी हमारे देश के महान पुरुष हुए जो सोचते थे, उसकी झलक जो हमारे उद्देशिका में दिखती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। उद्देशिका के बारे में जैसे लिखा गया है कि 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, जैसे कि उद्देशिका में भी लिखा हुआ है, इसके बारे में यही बताया जा रहा है। उद्देशिका संविधान के एक भाग के रूप में है, जैसे 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये लिखा हुआ है। उद्देशिका कुछ मत हैं, आइए जानते हैं। परंपरागत मत क्या है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानते थे 1960 तक, लेकिन अब ये संविधान का भाग है। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। यह मत सर्वोच्च न्यायालय में बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में प्रकट किया था। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बेरूबारी यूनियन का मामला था 1960 में,
उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक के एक परिचय के रूप में है। जैसे कि आपके पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर के पास जो भी कुछ लोगो लिखा रहता है तो आप उसको पढ़ते हैं, वो लोगो आपके पुस्तक के अंदर उस नोट्स का कोई नोट्स से मुकाबला नहीं कर सकते या नोट्स से उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये उद्देशिका थी। लेकिन ये 1973 के केशवनाथ भारती केस में स्पष्ट कर दिया कि एक रजिस्टर के एक लोगो की तरह नहीं है, ये संविधान का अहम हिस्सा है। तो इससे ये क्लियर हो चुका है। नवीन मत क्या है? इसे संविधान का एक भाग बताता है। जैसे 1973 केशवनाथ भारती में बताया गया। केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया। मैंने आपको पहले ही बताया। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन में इसे संशोधित किया था तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है, क्योंकि बेरूबाड़ी यूनियन वाला मत वो 7 बेंच के जज बैठे थे। और बेंच का मत कब बदलता है? जब उस बेंच से अधिक जज जब सिटिंग करते हैं तो उसका मत जो बदल जाता है। तो केशवनाथ भारती केस में 13 जज बैठे थे और 13 ने उन 7 के मत बदल दिए। तो अभी तक इतिहास में या अभी तक कोई 13 से अधिक बेंच नहीं बैठी है। अगर आगे फ्यूचर में बैठती है तो हम लोग मानेंगे कि उद्देशिका के बारे में कुछ बदला है। लेकिन अभी तक तो यही चल रहा है कि उद्देशिका जो है संविधान का अहम हिस्सा है और अहम अंग है और इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। उद्देशिका के कुछ आदर्श हैं। क्या है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब समझते हैं। राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है, घोषणा करता है राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर ही इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि संप्रभु का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे देश का कानून भारत में लागू नहीं हो सकता है। समाजवादी का मतलब समझते हैं। क्या है? भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए और समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यम से होनी चाहिए। समाजवादी का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि देश के हर नागरिकों की आवाज़ संसद तक पहुँचे, वही समाजवादी देश है। पंथनिरपेक्षता समझते हैं। इसका अर्थ लौकिकता और आध्यात्मिक पर वरीयता देना है। धर्म पर आधारित धर्मों के प्रति राज्य द्वारा सहिष्णुता बरतना और धर्म पर निरपेक्षता है। तो पंथनिरपेक्षता मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति को धर्म के प्रकार से उसको आज़ादी मिले और धर्म के हिसाब से वो अपनी जो भी धर्म है उसको मान सके। जैसे ईसाई हैं तो ईसाई माने, उनका कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो जाके मुस्लिम के धर्म को अपना लें, या अगर हिंदू हैं तो वो इस्लाम धर्म अपना लें, या इस्लाम है तो हिंदू धर्म अपना लें। पंथनिरपेक्षता मतलब यही हुआ है जो अनुच्छेद हमारे 25 से आर्टिकल 25 से और 28 में बताया भी गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में इसे संबंधित बताया गया। मैंने पहले आपको बताया। पंथनिरपेक्ष कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है। पंथनिरपेक्ष जो है हमारे भारत देश में इसे गढ़ा गया है, न कि किसी दूसरे देश से लिया गया है। और जनतंत्र का मतलब अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 326 में जनतंत्र से संबंधित है। जनतंत्र का मतलब लोगों की आवाज़ होता है, जैसे आर्टिकल 19 में और 326 में बताया गया है। और गणतंत्र का मतलब राज प्रमुख निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। में आपको बताया गणतंत्र का मतलब ये होता है जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, कहने का मतलब वो हो जहाँ देश में चुनाव हो गणतंत्र, जहाँ देश में चुनाव ना हो वह गणतंत्र नहीं होता है। आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्देशिका से क्या अपेक्षाएं हैं? उद्देशिका से अपेक्षा हमें यही होती है कि हमें न्याय दिलाता है और स्वतंत्रता हमें देता है, समानता देता है और बंधुत्व देता है। तो आज हमने इस वीडियो में तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रियम्बल, जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारियाँ दे दी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।